हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप क्लास 11 का फिजिक्स सेकंड का पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि फिजिक्स सेकंड का जो पार्ट है उसमें कितनी जो चैप्टर डिसाइड किया गया है वो चैप्टर का कितने चैप्टर हैं और किस आधार पर उसको रखा गया है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे जो फिजिक्स सेकंड आप देखेंगे इसमें, तो आपके बारे में तो आपको बताना क्या चाहता है फिजिक्स सेकंड। सबसे पहले आपको बताना चाहता है किसके बारे में, ठोस के बारे में। उसके बाद आपको बताना चाहता है ये द्रव के बारे में, बताना चाहता है आपको ये गैस के बारे में, ठोस द्रव गैस बताना चाहता है। और क्या ठोस द्रव गैस जब आप जानकारी ले लिए जाओगे तो इसका यूज कहाँ करोगे। ठीक है, ठोस द्रव इसका यूज करोगे आप इंजन बनाने में। ठीक, इंजन में कुछ पार्ट आप पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है वेव के बारे में, तरंगों के बारे में। तो क्लास 11th फिजिक्स सेकंड में आपको ये 1 2 3 4 5 चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, और आप वेव तरंगों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, ठोस द्रव गैस और वेव के बारे में। इसका चैप्टर कैसे बना है सीक्वेंस से आप देख लेंगे। जो पहला यूनिट बना है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण ये हो गया। दूसरा है जो ये तो जो हो गया सॉलिड हो गया। उसके बाद आप लिक्विड देखेंगे, उसके बाद आप सॉलिड और लिक्विड देखेंगे। उसके बाद गैस आएगा। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे द्रवों का क्या था बाबू, द्रव के बारे में है। सबसे पहले आप पढ़ोगे तरल दाब के बारे में। ठीक है, तरल दाब के बारे में पहला चैप्टर। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, द्रवों का प्रवाह पढ़ोगे, द्रवों का प्रवाह पढ़ोगे। फिर क्या पढ़ोगे, पृष्ठीय तनाव पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ोगे, ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमिति, ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। फिर क्या पढ़ोगे, ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, फिर क्या पढ़ोगे, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। फिर क्या पढ़ोगे, ऊष्मा इंजन का सेकेंड लॉ। ये आप पढ़ोगे। सबसे पहले ठोसों का यांत्रिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद लिक्विड के बारे में आएंगे, तरल दाब, द्रवों का प्रवाह, पृष्ठीय तनाव, ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमिति, ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मागतिकी और ऊष्मा इंजन का सेकेंड लॉ। ठीक, ये 2 चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे गैसों के बारे में। तो सबसे पहले गैस पढ़ेंगे, थर्ड जो यूनिट है वो गैस के बारे में है। तो गैसों का क्या पढ़ेंगे, गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। ये हो गया यूनिट। फोर्थ यूनिट का था वेव के बारे में, तरंग के बारे में। ठीक है, तो तरंग मुख्यतः जो जनरेट होता है तरंग, वो सब तरंग कैसे हैं, यांत्रिक हैं। बिना यांत्रिक के कोई तरंग निकल ही नहीं सकता। यांत्रिक तरंगें मुख्यतः कितने प्रकार की होंगी, यहाँ 2 प्रकार से आप पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप प्रगामी तरंग। ठीक है, प्रगामी तरंग। दूसरा आप पढ़ोगे अप्रगामी तरंग। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे तरंगों का क्या, अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण, अध्यारोपण मतलब ये जो वेव आएंगे, ठीक है, तरंगे चल रहे हैं, मान लीजिए एक तरंग चल रहा है, दूसरा तरंग चल रहा है, तो दोनों आगे जा करके क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण। ठीक, अप्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे बाबू। ठीक, आगे क्या है, अध्यारोपण करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या था बाबू। ठीक, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप डॉपलर प्रभाव पढ़ोगे। ठीक है, आप पढ़ोगे डॉपलर प्रभाव के बारे में। यानी टोटली आप ये चैप्टर स्टडी करेंगे। अच्छा, फिजिक्स सेकेंड ये तो पूरा चैप्टर का क्या हो गया, आपको पूरा डिटेल हो गया। अब आते हैं ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में। ठोसों के यांत्रिक गुण, ये जो चैप्टर है, चैप्टर को इस ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक, इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे जो ठोसों के यांत्रिक गुण में है। सबसे पहले आप देखेंगे विरूपक बल। ठीक, आप ध्यान से केवल पढ़ते चलेंगे ध्यान से, और पूरा लास्ट में इसका आपको डिटेल समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। विरूपक बल क्या है, विरूपक बल किसे कहते हैं, बोले बाबू, विरूपक बल। ठीक है, यह प्रकार का क्या है, बाह्य बल है। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर वस्तु का रूप बदल जाए, ठीक है, विरूपक बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। विरूपक बल, जैसे आप कोई गीली मिट्टी ले लो। ठीक है, गीली मिट्टी ले लो और उसको क्या करिए, इसको कोई व्यक्ति है
इसको जो हाथ से पकड़ करके इसको जो है शेप चेंज कर रहा है। मान लीजिए इसका शेप इस तरह चेंज कर दिया, इसका शेप चेंज हो गया, दोबारा इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि बाह्य बल लगाने पर वस्तु का रूप बदल जाए, विरूपक बल कहलाता है। जस्ट उसका अगला पॉइंट, यदि वापस अपनी मूल अवस्था में वो वस्तु आ जाता है, यदि वापस मूल अवस्था में वस्तु आ जाए, मूल अवस्था में वस्तु आ जाए तो क्या कहलाता है? वस्तु प्रत्यास्थ कहलाता है। वस्तु प्रत्यास्थ कहलाता है। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर वस्तु रूप बदल जाए तो विरूपक बल, और वापस अवस्था में आ गया तो प्रत्यास्थ कहलाता है, यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। अगर नहीं आया तो अप्रत्यास्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि प्रत्यास्थ होना क्या कंपलसरी है? वापस आने की कंपलसरी, यानी कि गुण के आधार पे अगर देखा जाए, पदार्थ के गुण के आधार पे, अगर हम पदार्थों के गुण के देख लें, पदार्थ के गुण के आधार पर, ठीक है, वस्तुओं का अगर हम बंटवारा करें, पदार्थ के गुण के आधार पर 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। पहला कौन सा होगा? प्रत्यास्थ वस्तुएं। दूसरा कौन सा है? ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इसको क्या बोलते हैं? या प्लास्टिक कहते हैं, इसी को प्लास्टिक कहते हैं। तीसरा क्या है? दृढ़ वस्तुएं। तीसरा है क्या? दृढ़ वस्तुएं। ठीक है, तीसरा है दृढ़ वस्तुएं। ठीक, दृढ़ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुओं को कहते हैं इलास्टिक, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी, ये कहते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं? देख लीजिए, प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं? जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं, यानी कि बाह्य बल लगाने पर वे वस्तुएं पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएं। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, आ जाएं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ये हो गया। जैसे जो मूल अवस्था में, जैसे आप ले लीजिए स्टील की पत्ती हो गया, और रबड़ की डोरी हो गया, और इस्पात की स्प्रिंग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक है, प्लास्टिक वस्तुएं बाह्य बल लगाने पर अपने मूल, ठीक है, वही सेम लिखेंगे, बाह्य बल लगाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आती। ठीक है, बाह्य बल लगाने मतलब जब उसको आप हटा लोगे, तब जहाँ ना बाह्य बल लगाने पर जब उसको आप हटा लोगे तो उसको वापस आ जाना चाहिए। तो अगर आ गया तो प्रत्यास्थ, नहीं आया तो नहीं आती हैं तो प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक कहलाती हैं। पहला प्लास्टिक कहलाती हैं। जैसे गीली मिट्टी। ठीक है, जैसे गीली मिट्टी पर अगर आप कोई बल लगा दोगे, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये इस पर बल लगा दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया, मान लीजिए इस शेप का हो गया या किसी शेप का वो चेंज कर दे, गीली मिट्टी पुनः वापस नहीं आएगा। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अच्छा, विरूपक बल हो गया, प्रत्यास्थ हो गया। ठीक है, और अब क्या? दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं क्या होते हैं? वे वस्तुएं होते हैं, ठीक है, यानी कि बाह्य बल लगाने पर उनके कणों में कोई परिवर्तन ना हो। बाह्य बल लगाने पर उनके कणों में कोई परिवर्तन ना हो, दृढ़ वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है, दृढ़ वस्तुएं कहलाते हैं, कोई परिवर्तन ना हो, दृढ़ वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद दृढ़ वस्तुएं, जैसे कि उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। ठीक, ऐसा कोई है ही नहीं जो
क्या हो उसका शेप ना चेंज किया जा सके। ठीक, ये हो गया। इसके बाद वो क्या हो गया, जैसे बाय बल हम लगा रहे थे वस्तु में चेंज हो जा रही थी, ठीक, लेकिन फिर वापस उसी अवस्था में आ जा रहा था। यानी ऐसे मान लीजिए कोई हमने क्या लगा दिया, एक रबड़ है, रबड़ पे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और ये इसको पकड़ कर खींच रहा अपनी ओर। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्मॉल एल बढ़ जाता है, पहले एल था बाद में स्मॉल एल बढ़ गया। अगर आप इसको बल लगाना छोड़ दोगे, बल इधर की ओर बल एफ लग रहा है, तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। अगर आ गया, ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि अंदर की ओर सभी कण, जब ये बाहर की ओर बल लगाया जाएगा, इसके अंदर की ओर एक कण बल एक कार्य करेगा, जस्ट इसके अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, उसी का नाम होता है प्रतिबल। क्या नाम होता है उसी का? प्रतिबल। यानी कि आपको जानना ये है कि प्रतिबल किसे कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, इसको मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी बल की विमा क्या होती है? mL/-2, ये हो गया L इंटू एल, 2 बार है ना मीटर का, तो 1 L से L कट गया। ठीक, क्या मिलेगा हमको? मिला m/L−T⁻², ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, प्रतिबल हो गया। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी वस्तु जो अपनी प्रत्यास्थता को बचाए रखने के लिए कितने प्रकार से बल लगाता है? अंदर की ओर बल लगाता है, बाहर तुम लगाएंगे ही लगाएंगे। 2 प्रकार से, कौन कौन? एक हो गया अभिलंब प्रतिबल, एक हो गया अभिलंब प्रतिबल और दूसरा हो गया स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल हो गया। ठीक, यही है। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अभिलंब प्रतिबल के बारे में और स्पर्श रेखीय के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।